सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। जब से हुकूमत बनी, ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ मुत्तहद होने की कोशिश करती रही और हुकूमत कहती रही कि ऑपोजिशन शायद कभी मुत्तहद नहीं हो सकेगी। लेकिन बहरहाल ऑपोजिशन ने 20 सितंबर 2020 को अपनी यकजहती और अपने इत्तेहाद का मुजाहरा किया। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जैसे दो रिवायती हरीफ जमातें भी साथ बैठी और दोनों जमातों के कायदीन यानी नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी दोनों ने उस एपीसी के अंदर खिताब किया। और उसके बाद कुछ और सेशंस हुए और फिर जलसे शुरू हुए और हर जलसे में इन तमाम जमातों ने शिरकत की। ये अलग बात कि क्वेटा के जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी गिलगित बल्तिस्तान के दौरे की मसरूफियत की वजह से नहीं पहुंच सके, लेकिन पीपल्स पार्टी ने वहां शिरकत की थी। हुकूमत की ख्वाहिश थी या हुकूमत के पास खबर थी या हुकूमत का इरादा था कि किसी तरह से ऑपोजिशन के अंदर जो डिवाइड है वो या खलीज बढ़ती चली जाए और ऑपोजिशन उस इत्तेहाद या यकजहती का मुजाहरा हुकूमत के खिलाफ ना कर सके, जो इत्तेहाद बिलाखिर हुकूमत के लिए किसी तरह का ख़तरा साबित हो सकता है मुस्तकबिल में। ऑपोजिशन के अंदर से भी कुछ ऐसी खबरें कभी कभी आ जाती हैं जिससे लगता है कि शायद ऑपोजिशन जो है वो किसी एक नुक्ते पर तो मुत्तफिक है लेकिन बहुत सारे नुकात पर मुत्तफिक नहीं है। उन्हीं में से एक बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का कल का बयान है जो उन्होंने बीबीसी को इंटरव्यू में कहा, जिसने फिर एक नया भूचाल खड़ा कर दिया। क्योंकि नवाज शरीफ साहब का बयानिया बिल्कुल वाज़े, गैर मुबहम और बड़ा क्लियर और अनएम्बिगुअस बयानिया है। वो नाम ले रहे हैं लोगों के कि ये लोग हैं जिनसे मैं हिसाब लूंगा, ये लोग हैं जो सब कुछ किया धरा जिनका है। लेकिन बिलावल साहब ने कल कुछ और फरमा दिया, दिखाएं। राइट, ये बिलावल साहब के लिए भी एक धचका था कि जब नवाज शरीफ साहब ने शख्सियात के नाम लिए, बात इस्टेब्लिशमेंट भी सबको मालूम है कि इस्टेब्लिशमेंट जब कहा जाता है तो उसका इशारा किस तरफ होता है। मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं, ऑनरेबल रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पे। फ़ारूक साहब आपका बहुत शुक्रिया। निसार खोड़ो साहब ऑनरेबल सीनियर मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद है वीडियो लिंक पे। खोड़ो साहब आपका बहुत शुक्रिया। और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब ऑनरेबल मेंबर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। और आज ही 7 नवंबर की तारीख थी जब अब्दुल कादिर बलोच और सरदार सनाउल्लाह ज़हरी ने इस्तीफ़ा देना था, जो आज उन्होंने एक अपनी पार्टी की मीटिंग कॉल की और उस मीटिंग के अंदर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। उस पर भी आगे चल के बात करते हैं। लेकिन निसार खोड़ो साहब, सर आपसे आगाज़ करते हैं। बिलावल साहब ने बड़े वाज़ेह तरीके से और बड़ा अच्छा मौक़िफ़ उन्होंने एक लिहाज से अपना पेश किया है, तो पीपल्स पार्टी क्यों कह रही है कि जी वो यूं नहीं था, वो बात कुछ यूं थी, जबकि वो बात बड़ी वाज़ेह कर रहे हैं? देखें, आप सिर्फ बिलावल भुट्टो साहब का नाम क्यों ले रहे हैं? इसमें 11 पार्टियां हैं। 11 पार्टियां अपना अपना मौक़िफ़ रखती हैं सियासत पर। अभी वो मर्जर नहीं हुआ कि उस मर्जर के बाद एक सरबराह बने, फिर जो सरबराह कहे वही लीड स्टोरी बने। हर एक पार्टी ने अपनी अपनी स्ट्रेटेजी बना के चली थी। ने भी इसी जदोजहद में अपने पॉइंट ऑफ व्यू पेश करते हुए दिन गुजारे हैं। हुकूमत को हम बेनकाब करने की भरपूर कोशिश करते रहे हैं और हुकूमत खुद जो कहती है कि जी हम एक पेज पर हैं, उसको भी हम समझते हैं कि सियासी बयान ये अच्छा नहीं है कि हम एक पेज पे हैं। अफवाज पाकिस्तान का इदारा है, सरहदों की हिफाजत करता है और मुल्क के अंदर आईनी इक़दाम की हिमायत में अपनी सरदर्द की बाजी लगा देता है, चाहे तालिबान के साथ शहीदों की दास्तान हो या कुछ और हो, कहीं कोई भी प्रोजेक्ट हो। जब बिलावल साहब कह रहे हैं कि ये बात ज़ेरे गौर आई थी पीडीएम के उस इजलास में, उस एपीसी में, जिसमें कहा गया था कि हम इस्टेब्लिशमेंट को मुखातिब करेंगे,
तो फिर ये यकीनन डिस्कशन हुई होगी। सही। नवाज शरीफ साहब ने नाम लेकर एक ज्यादा लाइमलाइट में आ गए कि उन्होंने नाम लिया। इस पर जो बिलावल साहब से कमेंट किसी ने मांगी होगी, कोई बिलावल साहब ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने तौर पर ये सारी बातें नहीं की। कोई ना कोई इंटरव्यू लेने आया, इंटरव्यू वाले ने सवाल कर दिया, बिलावल साहब ने जवाब दे दिया। ये तो नहीं है कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कहा कि आइंदा से ऐसी बात ना करना, ये नहीं कहा उन्होंने। बिल्कुल नवाज शरीफ साहब के ऊपर है कि उसका क्या वो आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। वो बिलावल साहब ने भी फरमाया कि उनकी अपनी पार्टी है, उनका अपना मौक़िफ़ है, मैं ना उनको रोक सकता हूं ना वो मुझे रोक सकते हैं। लेकिन खोड़ो साहब, जब प्लेटफॉर्म एक है और उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर एक नवाज शरीफ इंतहाई एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं और उसी प्लेटफॉर्म के एक शरीक या स्टेक होल्डर है बिलावल भुट्टो जरदारी जो एक और एक्सट्रीम की बात कह रहे हैं नहीं ये बात नहीं करनी चाहिए हमें, ये नहीं वो अपने हद तक कह रहे हैं कि हमें ये बात नहीं करनी चाहिए, हमें सर मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये सारी पार्टियां मिलकर कह रही हैं कि सिलेक्टेड का लफ्ज इंट्रोड्यूस भी बिलावल साहब ने किया। बिल्कुल। जब सिलेक्टेड है तो फिर उसको कोई सिलेक्ट करने वाला भी है। हाँ। और सिलेक्ट करने वालों में नाम आ जाता है इस्टेब्लिशमेंट का, और इस्टेब्लिशमेंट में अक्सर हम पूछते रहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट है क्या, तो उसमें ये इदारे सारे आते हैं। मैं इस चीज से इस तरह से मैं समझता हूं कि हमारे जो सियासी इदारे हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन सियासी है, पॉलिटिकल है, सही, सुप्रीम जुडिशरी भी इसी तरह से आती है कि सिविलियंस की है, इसको अक्सर कभी कभी इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्शन कमीशन अपनी इंडिपेंडेंस नहीं दिखा सकी और इलेक्शन के रिजल्ट्स को मुतनाज़ा कर दिया। ठीक है। जुडिशरी की बात करें तो हमने एक रेफरेंस दिया हुआ है भुट्टो साहब के उस सजा पर, अभी तक कोई एक लफ्ज नहीं आया कि वो सजा कत्ल तो नहीं था। सही है। जबकि कोर्टों ने समझ भी लिया था कि हमसे ये जबरदस्ती फैसला करवाया गया था, ये चीफ जस्टिस की जुबानी, जबरदस्ती हमसे ये फैसला करवाया गया था कि भुट्टो साहब को फांसी दी। जब इस तरह की बातें चलती हों मुल्क में तो ये सारी एस्टेब्लिशमेंट। खोड़ो साहब एक और बिलावल साहब का एक और जुमला मैं चाहूंगा वो भी आपको सुनवा लूं, उस पर एक आपसे सवाल, फिर मैं बाकी तरफ चलता हूं, सुनवाएं। राइट, ये एक और उनकी मजीद उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि भाई हम ये लबो लहजा नहीं इस्तेमाल करते। अच्छा, आपने एक जो आपने पहले खोड़ो साहब फरमाया कि इमरान खान अगर सिलेक्टेड है तो इसका मतलब है कोई सिलेक्टर भी है, बिल्कुल ठीक है, और अगर कोई सिलेक्टर है तो वो इसका मतलब है एस्टैब्लिशमेंट है, कोई और तो वज़ीर आज़म की सतह के आदमी को सिलेक्ट नहीं कर सकता। तो अगर वो एस्टैब्लिशमेंट है तो इसका मतलब है कि फिर बात तो वहीं पे आ गई जो नवाज शरीफ नाम ले रहे हैं। आप वो मौलाना साहब कहते हैं निक्के दाब्बा, आप कहते थे एस्टैब्लिशमेंट और नवाज शरीफ ने नाम ले लिया, तो बात तो सारे एक ही कर रहे हैं ना, फिर फर्क क्या है उसमें? तो इसमें कोई बहस की बात ही नहीं है ना, इसमें तो कोई बहस की बात नहीं है। बिलावल साहब ने एक कमेंट किया है, उन्होंने एक कमेंट किया था किसी और पार्टी के सरबराह को, उसको मौका मिला बोलने का, उन्होंने बोल दिया। न बिलावल साहब के कंट्रोल में है क्योंकि ये मर्जर नहीं है, ये अलायंस है, अलायंस फॉर व्हाटएवर डेमोक्रेसी के लिए अलायंस है, उसमें हम अभी शुरू हुए हैं, शुरू में इस तरह की बातें हुई हैं, उसमें कमेंट करने में मैं समझता हूँ कोई मुज़ायका नहीं है। उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट का फिर भी नाम लिया ना, एस्टेब्लिशमेंट में ये सारी चीजें आती हैं ना। सही है। तो ये तो नहीं है कि बिलावल साहब कोई दूसरी बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जरा बढ़ते हैं सेनेटर साहब की जानिब। मरीम नवाज साहबा ने शेर जवान फोर्स की जब तकरीब लाहौर में, तो वहाँ उन्होंने खिताब किया और उस खिताब में मरीम साहबा के सामने कुछ नारे लगे थे। वो नारे क्या थे, ज़रा सुनवाएं। अब ये नारे तकरीबन 20 सेकंड तक मरीम साहबा के सामने लगते रहे। अगर वो चाहती तो वो फौरन शटअप कॉल दे सकती थी नारे लगाने वाले नौजवानों को कि खामोश, ये नारा जेब नहीं देता, लेकिन 20 सेकंड तक वो सुनते रही। उसके बाद उन्होंने फिर फरमाया, दिखाएं जी। मैं एक बात और आपको समझा दूं कि हमने वर्दी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना। मेरे फौजियों की वो वाली वर्दी है जो सियाचिन में हमारी हिफाजत करते हुए शहीद होते हैं। हमने वर्दी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाना, हमने पहचानना है कि उस वर्दी को दागदार करने वाले 2 या 3 किरदार कौन से हैं।
जी सेनेटर साहब, अगर ये नारे नामुनासिब थे तो मरियम साहबा को फौरन रुकना चाहिए था। स्टेज पे वो खड़ी थी, माइक उनके पास था, रोस्ट्रम उनके पास था, लेकिन 20 सेकंड तक नारे चलते रहे। उसके बाद फिर उन्होंने ये फरमाया कि जी हमें वर्दी को कुछ नहीं कहना। अच्छा, दोबारा कनेक्ट करें, वासी साहब की लाइन ड्रॉप होगी। फरूख हबीब साहब, सर आप ही के पास आऊँगा। ये इबहाम लग रहा है, यानी क्लैरिटी है या कुछ लोगों में क्लैरिटी नहीं है? अगर है तो कुछ लोग इजहार कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। ऑपोजिशन की सारी जमातें बड़े वाज़े तौर पे इनको कहना चाहिए कि हाँ ये हम सब समझते हैं कि ये चीज़ गलत हुई और फलाने की है, ये हम सब समझते हैं कि ऐसा नहीं है। देखिए बात ये है कि कल का जो बिलावल का इंटरव्यू है, पहली बात तो उन्होंने ये बड़ी वाज़े कर दी कि भाई पीडीएम का जो हमारा तय हुआ नुकात, उसके अंदर किसी जगह पर यह चीज़ तय नहीं हुई थी कि हम इदारों के सरबराहान का नाम लेंगे, तो लिहाजा इख्तलाफ तो खुल के सामने आ गया। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि अगर मियां साहब ने नाम लिए हैं तो उनके पास सबूत भी होने चाहिए नाम लेते वक्त, क्योंकि आप एक पाकिस्तान के इंतहाई अहम इदारों का नाम ले रहे हैं ना, तो इदारों के सरबराहान का नाम ले रहे हैं तो फिर आपके पास सबूत भी होने चाहिए। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि मैं अगर हूं तो मैं उनका नाम ना लेता अगर मेरी सतह पे होता। ये वजह थी कि गुजरांवाला जलसा के बाद जब बिलावल को धचका लगा ये बयान सुन के, और पीडीएम के जो पीपल्स पार्टी है वो इस बात को समझती है कि नवाज शरीफ पीपल्स पार्टी का कंधा इस्तेमाल कर कर जो है वो अपना गुस्सा निकालना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने उनको अपना कंधा नहीं दिया, बिलावल ने कल अपने इंटरव्यू में ये साबित कर दिया। दूसरी बात यह है कि इस बयान को मैं खुशाइंद बयान कहता हूँ, ये एक अच्छा बयान है जो उनकी जानिब से आया है। और दूसरी बात यह है कि इस यही वजह थी कि कराची जलसे में जो जिसकी होस्ट पीपल्स पार्टी थी, जरदारी साहब ने, बिलावल ने नवाज शरीफ की तकरीर नहीं करवाई वहां पर। बलोचिस्तान के जलसे में नवाज शरीफ ने तकरीर की, गुजरांवाला में तकरीर की, लेकिन जहां पीपल्स पार्टी होस्ट थी वहां पर पीपल्स पार्टी ने तकरीर वहां पर नवाज शरीफ की नहीं होने दी। तो ये मैं समझता हूं कि एक तसलसल है उसी का जिसका इजहार कल बिलावल ने अपनी तकरीर के अंदर किया। साहब आप कह रहे हैं पीडीएम का आप खुशाइंद समझते हैं बिलावल साहब के बयान को, लेकिन यकीनन खुशाइंद है ना, लेकिन एक फर्क है उसमें। देखें वो भी कह रहे हैं कि इमरान खान सिलेक्टेड हैं और कोई सिलेक्टर है और सिलेक्टर से पीछे एस्टैब्लिशमेंट है, और उन्होंने ये कहा कि हम एस्टैब्लिशमेंट का नाम इस्तेमाल करना चाहते हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते। तो कान इधर से छोड़ के इधर से पकड़ लेना, बात तो बिलावल भी वही कर रहे हैं। नहीं, देखें बात यह है, बात बड़ा फर्क है इस चीज का। मैं ये समझता हूं कि आप मुंह उठा के मियां साहब ने ये काम नहीं ना किया, सिर्फ खाली नाम नहीं लिया उन्होंने, वो तो बयानिया, भारत का बयानिया बीच में ले आए। मुझे आप ये बताएं कि याद सादिक के बयान का पाकिस्तान के इंतखाबात से क्या ताल्लुक है, सिलेक्टर के साथ उसका क्या ताल्लुक है? वो तो पाकिस्तान ने दिन की रोशनी में जहाज गिराए थे, पायलट को गिरफ्तार किया था और फिर जो है वो खैर सगाली के जज्बे से जो है उसको रिहा किया था, लेकिन इन्होंने पाकिस्तान की फतह को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। मोदी जो पाकिस्तान की जो अपनी शिकस्त थी मोदी की, वो राफेल तैयारों पे डाल रहा था, उस मोदी को इन्होंने दोबारा जिंदा किया वो बयान देकर। इनका बयानिया जो है, उस बयानियों को भारत हेडलाइंस बना के चला रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि उस बयानिए को खुश करने के लिए ये कर रहे हैं। फिर इनका एक माइंड सेट है, खुद की पैदावार तो डिक्टेटर की गोद में हुई है ज़ियाउल हक की, वही ज़ियाउल हक जो पीपल्स पार्टी को दीवार के साथ लगाने वाले थे। आज ये पीपल्स पार्टी को भी सोचना पड़ेगा कि नवाज शरीफ की किस फौजी सरबराह के साथ बनी है, जनरल वहीद काकड़ से लेकर आसिफ नवाज से लेकर परवेज मुशर्रफ से लेकर हाई शरीफ से लेकर जनरल बाजवा तक। मुझे आप ये बताएं ना, हर एक से लड़ाई हो जाती है। फिर मेमो गेट के अंदर जो है ये चल पड़ते हैं, वोट को इज्जत देने वाले मेमो गेट में भी सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। असल मसला इनका ये है कि इनको एनआरओ नहीं मिल रहा, इनको जो है वो फौज मदद नहीं कर रही इनकी एनआरओ लेने के लिए। ये मोहम्मद जुबैर, इतनी फौज की मुदाखलत पसंद है तो मोहम्मद जुबैर साहब वहां पर कौन सी ट्यूशन लेने जाते थे? 2 मुलाकातें उन्होंने वहां पर की हैं। और ये रात के 3 बजे ख्वाजा आसिफ ने किसको फॉर्म व्हाट्सएप किए थे? इतनी सिविल बालादस्ती की बात थी, इतनी वोट को इज्जत देने की बात थी। ये बातें हमें ना करें, उस शख्स की बात में वजन होगा जिसने खुद इसकी पासदारी की हो। ये क्या बात हुई जब आप इक्तदार से बाहर हों, जब आपको सजा हुई करप्शन की बुनियाद पर, तो आपको असूल याद आ जाते हैं। उस वक्त आपके असूल कहाँ चले जाते हैं? आप देखें किसी इदारे को इन्होंने नहीं छोड़ा। इन्होंने पाकिस्तान की अदलिया पर भी हमला किया, फिजिकली हमला करवाया था पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पर। इदारों ने फैसला दिया, अदालत ने मुझे क्यों निकाला का नारा लेकर इन्होंने जजेस को बुग़्ज़ भरा कहा, उनके नाम लेने इन्होंने शुरू किए।
तलाल चौधरी से, निहाल हाशमी से, दानियाल अजीज जैसे लोगों से बयान दिलवाए, जिस तरह अब जो है वो याद सादिक को इन्होंने इस्तेमाल किया। इनकी तो तारीख है पूरी इस किस्म के हवाले से। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इनके बयानिए को पाकिस्तान की अवाम ने बुरी तरह मुस्तरद कर दिया है। इनका एक ही एजेंडा है कि किसी तरह हमें जो है वो NRO मिल जाए, किसी तरह जो हमारा TTO का केस है, एवन फील्ड के महलात का मामला है, ये तमाम का तमाम मामला खत्म हो जाए। FATF में इन्होंने 34 शिक्के लेकर आ गए, NRO मांगा कि आप चेयरमैन नैब की मुद्दत कम कर दें, आप 5 साल के बाद जो बंदा सजा होगी, किसको सजा हुई है, नवाज शरीफ को हुई है, सजा खत्म कर दे, इसका मतलब 5 साल बाद वो हल हो जाए। 1999 से पिछले केसेस इनके हैं वो बंद हो जाएं। 1 अरब से नीचे की करप्शन को आप हाथ नहीं डाल सकते। इस किस्म की शिकें थी उसके अंदर शामिल थी। तो मैं ये समझता हूं कि पीपल्स पार्टी समझते हैं कि वो जो शिकें थी वो दरअसल जो है वो एक NRO का ड्राफ्ट इन्होंने आपको पेश किया था, ये शिकें मंजूर हो गई तो वो NRO हो जाएगा। अच्छा, आज इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने हाफिजाबाद के जलसे में एक बात की है, निसार खोड़ो साहब मैं आपके सामने लाऊंगा, क्योंकि इल्जाम है वो तो ये है कि जी धांधली हुई थी 2018 में और जिनको मैंडेट मिला अवाम की तरफ से उनको दबा दिया गया और एक जाली मैंडेट के जरिए से एक इमरान खान नाम के शख्स को लेकर आया गया। तो आज प्राइम मिनिस्टर ने एक बात कही है, वो दिखाएं। ये सारे जो सर्कस लगाई हुई है, ये कहते हैं कि इलेक्शन में धांधली हुई। मैं इनसे सबसे पहले सवाल पूछता हूं कि अगर इलेक्शन में धांधली हुई तो मैंने तो आपको कहा था कि जिधर भी धांधली हुई हम तैयार हैं इलेक्शन खोलने के लिए, क्यों नहीं आ पाए? राइट खोड़ो साहब, ठीक है धांधली हुई है, एक लम्हे के लिए हम फर्ज कर लेते हैं कि बिल्कुल धांधली हुई, इमरान खान जाली तरीके से आए, तो वो कह रहे हैं कि भाई आप आए, धांधली है ना, तो धांधली का मसला हल करें ना। आप लोगों ने तो एक और ही कैंपेन चला दी है मेरे खिलाफ। जनाब आली, माफ कीजिएगा अगर इमरान खान साहब अभी कह रहे हैं कि धांधली के केसेस खोलो, तो मैं कहता हूं कि इलेक्शन रिफॉर्म्स हुए थे, उसमें कहा गया था कि ट्रिब्यूनल इतने खास अरसे के दौरान फैसले करेगा जो भी अपील्स आई, जो भी पिटीशंस आई ट्रिब्यूनल को। अभी तक आपने कहीं पढ़ा है कि ट्रिब्यूनल ने कोई फैसला किया है? चाहे पिटीशन इमरान खान वालों ने पेश की हो, पीपल्स पार्टी वालों ने पेश की हो, नवाज लीग वालों ने पेश की है, 2 साल 2.25 साल हो गए, कभी आपने सुना कि वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं मौजूद या चले गए? जवाब तो पहले इसका चाहिए। लेकिन मैं इस बहस को इस तरह से क्यों देखूं? देखें, बात सुने, यहां जर्नैल साहबान ने मुल्क पर धावा डाला है। अयूब खान ने डाला, यहया खान ने डाला, जिया खान ने डाला, मुशर्रफ खान ने डाला, इन्होंने इस तरह से हरकत की है। जब मुशर्रफ पर अटैक करते हैं तो उस वक्त चिड़ क्यों नहीं आती? ज़ियाउल-हक पे अटैक करते हैं तो क्यों चिड़ नहीं आती? यहया खान, अयूब खान सब पे अटैक करते हैं, चिड़ नहीं आती? क्योंकि वो खुल के सामने आते थे, इसलिए उनका नाम भी लेते थे, उनका सब कुछ भी कहते थे, जो भी मुखालफत करनी थी कहते थे, जेलों में भी जाते थे, गोलियां भी बर्दाश्त करते थे। अब पाकिस्तान की सियासत को कहा जा रहा है कि बहुत कमजोर हो गई है और वो कमजोरी किसी के ताबे होने की तासुर कायम करती है। इमरान खान का यह कहना कि अफवाज पाकिस्तान में एक पेज पर हूं, यह तासुर पैदा करता है कि कहीं आप उसके सबऑर्डिनेट तो नहीं हो। सही है। फौज तो फौज है ना, वो तो मुल्क की सरहदों के लिए, अब सियासत में उसका नहीं है काम। हम कहते हैं सियासत में उनका काम नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो मुल्क की सालमियत उनका जिम्मा अगर बनती है तो बने, बॉर्डर पे बनता है तो बने, सब कुछ है। ये सियासत को कमजोर करने वाला जो तासर खुद इमरान खान पैदा कर रहा है, मैं तो उससे सवाल कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये तो एक उसूली, आपने बिल्कुल उसूली बात फरमाई, आपने उसूली बात फरमाई कि फौज का काम सियासत में मदाखलत करना नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है, आपकी उसूली बात है। अब अगर इमरान खान फौज को पसंद करते हैं या फौज इमरान खान को पसंद करती है, वो एक अलहदा बहस हो सकती है, लेकिन असल जो एतराज आपका है वो तो यह है ना कि धांधली हुई थी और इमरान खान धांधली ज़्यादा वज़ीर आज़म है। तो अगर वो खुद कह रहे हैं कि भाई आए धांधली का कोई हल निकालते हैं, तो उस तरफ क्यों नहीं जाती ऑपोजिशन? उसका जवाब यह है कि ट्रिब्यूनल किधर है? ट्रिब्यूनल तो किसी जमाने में भी, खोड़ो साहब, ट्रिब्यूनल तो किसी जमाने में भी वक्त पे फैसले नहीं कर सके, हमेशा 5-5 साल के बाद फैसले आते थे। खुद कह रहे हैं, बात सुने बात, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जी 190 पिटीशंस हैं, उसमें मेजॉरिटी मेरी पिटीशंस की है। तो इमरान खान साहब की पार्टी चुप क्यों है? अभी तक पिटीशन के पीछे लगी क्यों नहीं? हो सकता है हमने एक झूठी पिटीशन दाखिल की हो, सही है। हो सकता है उन्होंने सच्ची पिटीशन की हैं। पिटीशन डाल के तहरीक इंसाफ भूल क्यों गई है? किधर बोल रहे हैं ट्रिब्यूनल्स? कहां है ट्रिब्यूनल्स? आप बताएं।
बिल्कुल ठीक है। एक ये ब्रेक, इदारों को कमजोर करने की कोशिश। राइट, एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कुछ और भी खान साहब ने फरमाया है, कुछ अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है, उस पर भी बात करेंगे। और कोरोना के इस माहौल में अपोजिशन हो या हुकूमत, दोनों इतने बड़े बड़े अवामी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर अवाम को कौन SOPs के सबक सिखाएगा अगर ये खुद वायलेट करेंगे, हुकूमत भी और अपोजिशन भी। ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदेद। मैं चाहूँगा ज़रा पॉलिटिकल डिस्कशन पर मज़ीद बढ़ने से पहले जो कोरोना की सूरत हाल है उस पर बात कर लें। एक तरफ तो जो दूसरी लहर शुरू हो गई है पाकिस्तान में, और दर्जनों लोग अब बड़ी तादाद जो है वो 4 फिगर्स में जा रही है रोज़ाना की तादाद में, जो लोग मुतासर हो रहे हैं कोरोना से, और इसी तरह अमवात की तादाद जो है वो भी डबल फिगर में पहुँच चुकी है। लेकिन अपोजिशन हो या हुकूमत, दोनों जलसे कर रहे हैं। जब अपोजिशन का पहला जलसा था, उस जलसे से पहले हुकूमत की तरफ से फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ कहा था, वो ज़रा दिखाएं सबसे पहले। अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की है, पाकिस्तान में कोविड जो है वो कोई सीरियस नहीं हुआ। हमने इसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने, NCOC ने बड़ी मेहनत की है, और अब ये अपनी बेवकूफ़ी से हम इसको दोबारा अपने ऊपर मुसल्लत ना कर लें। ये ना हो जिस तरह लंदन में या फ्रांस में या USA में कोविड की दूसरी लहर इतनी तेज़ी से वापस आई है। बेहतर ये होगा कि ये यहाँ पर हम उससे बच जाएं, और उसके लिए मैं तो अपील करना चाहता हूँ तमाम सियासी जमातों से कि 3 महीने के लिए कम से कम अपनी जो सियासी एक्टिविटीज़ हैं आप उनको मुअत्तल कर दें, और अब फरवरी में, जनवरी आखिर में या फरवरी में आप दोबारा अपनी सियासी एक्टिविटी। जबकि हुकूमत ने खुद जलसे शुरू कर दिए। कल वज़ीर आज़म ने सवात में एक बड़ा जलसा किया जहाँ पे बड़ी तादाद में लोग थे, और जलसों के अंदर आप जितनी कोशिश कर लें आप SOPs पर अमल दरामद नहीं करवा सकते। इसी तरह वज़ीर आज़म ने आज हाफिज़ाबाद में जलसा किया। दोनों जलसों की ज़रा फुटेज भी दिखा दें। आज भी बड़ी तादाद में हाफिज़ाबाद में लोग मौजूद थे, और ये आप देख सकते हैं SOPs के नामो निशान तक नहीं। इसी तरह जो अपोजिशन के जलसे हैं वहाँ पर भी SOPs की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। एहसन इकबाल साहब ने एक शिकवा किया, वो शिकवा क्या था वो भी ज़रा दिखा दें। के जो जलसे हैं क्या ये कोरोना फ्री हैं? जहां पे वजीर आजम साहब जलसा फरमाते हैं क्या वहां से कोरोना चली जाती है, और जहां PDM जलसा करता है वहां पे कोरोना आ जाती है? राइट जी, फ़ारूक हबीब साहब, अपोजिशन भी बराबर की शरीक है अगर खुदा न खास्ता हालात इस हवाले से ख़राब होते हैं, लेकिन हुकूमत पर बहरहाल ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है। तो क्या अपोजिशन की तो एक मजबूरी है कि वो सियासत की कैंपेन कर रही है अपनी आप के खिलाफ, आपकी तो कोई मजबूरी नहीं कि आप जलसे करें? देखिए, बात यह है कि पहले तो बात हो रही थी धांधली के हवाले से, मैं सिर्फ और ट्राइब्यूनल्स के हवाले से। ट्राइब्यूनल्स अपनी जगह मौजूद हैं, और ट्राइब्यूनल्स ने जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि मेरे खिलाफ भी एक जो है वो रिट पिटीशन किसी ने दायर की थी, तो वो उनकी रिट पिटीशन जो है वो ख़त्म हो गई थी। जो ट्राइब्यूनल्स थे उन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ जो है इनके ऊपर डिसीजन मेकिंग की है, फैसला साजी की है, तो रिकॉर्ड को चेक करें। दूसरी चीज़ ये है कि कभी अपोजिशन की जानिब से धांधली के हवाले से असेंबली के अंदर जो है जो उसकी बनाई गई थी पार्लियामानी कमेटी, उसका इजलास बुलाने के लिए एक बार नहीं कहा गया। कभी इन्होंने बाइकआउट नहीं किया, कभी इन्होंने एहतजाज नहीं किया, प्रोडक्शन आर्डर हासिल करने के लिए करते रहे। दूसरा ये है कि पीपल्स पार्टी कहाँ धांधली की बात करती है। अगर धांधली होनी थी तो धांधली तो फिर सिंध में भी होनी चाहिए थी। वहां पर मेजोरिटी इनकी है, इनकी हुकूमत भी है, मेजोरिटी कौमी असम्बली की नशिस्तें इनके पास हैं। बल्कि पंजाब में 2013 से ज्यादा कौमी असम्बली की नशिस्तें इनके पास हैं, इवन सूबाई असम्बली की नशिस्तें इनके पास है। राजा परवेज अशरफ इनके पंजाब से इलेक्शन जीत गए, मुजफ्फरगढ़ से इनके 2 MNA जो हैं वो इलेक्शन जीत गए, रहीम यार खान से इनके 2 MNA जो हैं वो इंतखाबात जीत गए। तो 2013 में तो वो भी नहीं था जिसको आसिफ अली जरदारी साहब ने RO इलेक्शन कहा था। तो इनके साथ अगर धांधली हुई है तो वो धांधली की नजर भी तो आनी चाहिए थी। तो मैं नहीं समझता कि ये धांधली का मसला है, इनका मसला एहतसाब है, इनका मसला जाली अकाउंट्स हैं पापड़ वाले के, फालूदे वाले के, वो इनका मसला है। इनका मसला ये है कि जो ओमनी ग्रुप को इन्होंने नवाजा है कि 2008 में 1 शुगर मिल थी ओमनी ग्रुप की, आज 11 शुगर मिले हैं। इनका मसला तोशाखाना केस है जिसमें अंसारी शुगर मिल, ओमनी शुगर मिल से आसिफ अली जरदारी के लिए BMWs की पेमेंट्स की जाती रही हैं। तो मैं ये समझता हूं कि जो जाली अकाउंट्स जिनको
जरदारी साहब ने अपने टीवी अपना इंटरव्यू में एक्सेप्ट किया, ओमनी ग्रुप के साथ अनवर मजीद के साथ अपनी दोस्ती को उन्होंने एक्सेप्ट किया है, तो वो इनका मसला है, ये उस मामले के तहत पीडीएम का हिस्सा बने। अदरवाइज जो नवाज शरीफ का बयानिया है उसका वजन ये भी उठाने को तैयार नहीं है और कोई जमात उठाने को तैयार नहीं है। 11 जमातें हैं, किसी को बलोचिस्तान आजाद करवाना है, किसी को उर्दू अच्छी लगती है, किसी को अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर्स को खोलना है। तो मैं समझता हूँ कि रंग रंग की बोलियां वहां पर हैं। तो इस मौका के ऊपर मैं समझता हूँ कि इनका ना तो अवाम के साथ कोई इशू है। देखें, अगर महंगाई की बात कर ले तो महंगाई का मसला सबसे बड़ा तो सिंध में है। आटे का 20 किलो का थैला 1500 रुपए में वहां बिक रहा है। 13 अरब रुपए की गंदम का नैब का केस चल रहा है। वहां पर जो है वो कराची का जो हाल हुआ है वो उससे बुरा है। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को कम से कम जो है वो इन चीजों के ऊपर पीपल्स पार्टी का कोई स्ट्रांग मौकफ नहीं है, बिल्कुल ठीक कोई है, स्ट्रांग स्टैंडिंग नहीं है। अच्छा, अब धांधली के हवाले से, जलसों का जरा के हवाले से, ना गवर्नेंस के हवाले से, जलसों का जरा जवाब देना। ये जो जलसे हो रहे हैं कोरोना की दूसरी लहर के माहौल में, क्या हुकूमत को करने चाहिए? आपको क्या जरूरत है करने की? आप हुकूमत है, ताकतवर है। देखें, मैं ही समझता हूँ जो सबसे बड़ी जो खुशाइद बात है वो जिसको मीडिया मेरे ख्याल में उस तरह नहीं उसको देखा, वो है यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस, जिसका वजीर आजम साहब ने कल इनॉग्रेशन किया कि जिसके पास कौमी शनाख्ती कार्ड है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर और पंजाब के अंदर, और इसका दायरा करार अब बाकी सूबों के अंदर भी बढ़ाया जाएगा, वो तमाम आबादी को 10 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस दी जा रही है। ये उसकी इनॉग्रेशन के प्रोग्राम से, जिसमें बड़ी तादाद के अंदर लोग शरीक हुए। अच्छा, अब हम किसी को शिरकत से तो नहीं रोक सकते। फरूख साहब, यूं देखिए ना, शिरकत से तो नहीं रोक सकते। फरूख साहब, कितने वजीर आजम साहब ने कितने ऐसे इफ्तिताह हैं, मैं भी उनके अंदर मौजूद था, जो उन्होंने इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के किए हैं, जहां पे 20-25 लोगों की गैदरिंग होती थी। तो इस जरूरी तो नहीं था कि आप जाके सवात में जलसा आम करें, हाफिजाबाद में जलसा करें। नहीं, देखें बात यह है कि आप देखें कि अमीर अब्बास वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं उनको 1,70,00,000 लोगों ने उनको इलेक्ट किया है। जो सिलेक्टर्स की बात करते हैं, हमारे सिलेक्टर्स पाकिस्तान की आवाम है, जिनको सिलेक्टर का लफ्ज याद है, वो उनको पता है कि सिलेक्टर कौन होते हैं। माजी में वो सिलेक्ट होके आते रहे हैं। यहाँ पर तो अवाम का प्यार है इमरान खान के साथ। जहां भी इमरान खान साहब जाएंगे लोगों का मजमा इसी तरह जमा होगा। और मैं ये समझता हूं कि आज जो मुल्क के हालात हैं, जिस तरह हमें इकॉनमी मिली थी, आज तो हमने इकॉनमी का टर्न अराउंड कर दिया है। हमें तो मुल्क डिफॉल्ट के ऊपर मिला था, ठीक हो गया। आज आप ठीक हो गया। मैं जरा पीएमएलएन का भी बेहतर हो रही है, का मौके पे ले लूं। करंट अकाउंट सरप्लस में चला गया है। तारड़ साहब हमारे साथ हैं, इंडस्ट्री को बेहतरीन एनर्जी आपकी इजाजत से जरा पीएमएलएन का मौके पे ले लेते हैं। अब्दुल कादिर बलूच साहब और सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने आज इल्जामात लगा के छोड़ा है। अब्दुल कादिर बलूच साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि मरियम नवाज साहिबा की कोई तरबियत ही नहीं हुई सियासी, उनको ये भी नहीं पता कि वर्कर के साथ वर्कर को डील कैसे करना है। सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने क्या फरमाया, दिखाएं जल्दी से। अपने लोगों से मुशावरत करूंगा, किसी के बाप के वोटर तो नहीं है मैं। मेरे यहाँ बलूचिस्तान के आप मौरूज़ी हालत को तो समझते हैं। नवाज शरीफ बाद में जो है आप किसी और को खड़ा करके वो जीत के दिखा दे, फिर उसके बाद हम तो जीते हैं अपने शेरों के मुंह से, जो है हमने वो जो है अपना सीट जो है निकाले हैं। हमारे घर के हैं सीट, ये जहरी और शहीद सिकंदराबाद वाले मेरे घर के अपनी सीट है। मैं अपने लोगों से मुशावरत करूंगा। अगर मेरे लोगों ने कहा कि आप दें इस्तीफा दूंगा, नहीं कहा तो बैठा हुआ। जी तारड़ साहब, हुकूमत आपको बागी कह रही है, आपके अपने लोग आपके खिलाफ बगावत कर रहे हैं। देखिए, एक इसका बैकग्राउंड है। सनाउल्लाह ज़हरी साहब दुबई से तशरीफ लाए हैं बहुत अरसे के बाद, 2 साल के बाद। नो कॉन्फिडेंस वाली मूव इनके खिलाफ हुई थी। उसके बाद ये दुबई शिफ्ट हो गए थे और लोकल पॉलिटिक्स से इन्होंने किनारा कशी इख्तियार कर दी। और वो नो कॉन्फिडेंस वाली मूव में भी आपको पता है जिस तरीके से रिजाइन हुआ और सारे मामला हुए, उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। इस दफा जब क्वेटे का जलसा था तो इनकी और अख्तर मेंगल साहब की दुश्मनी है, इनका एक कबायली इशू है। इशू खड़ा हुआ कि स्टेज पे कौन बैठेगा, कौन आएगा और क्यों बुलाया गया, उस बात पे तनाजा खड़ा हुआ था। और एक कबायली इशू के पीछे एक कबायली सरदार ने ये समझा कि जी मेरी इज्जत में कमी वाक़ हुई है और मेरे मुखालिफ को इज्जत बख्शी गई है, इसलिए मैं इनके साथ नहीं चल सकता। जो बात इन्होंने तरबियत की और जिस तरीके से इन्होंने अपने गम और गुस्से का इजहार किया, वो नेचुरली लगता ये है कि वो उस कबायली इशू की वजह से बहुत हर्ट हुए हैं। तो वो समझ में आता है उनका गम और गुस्सा। मगर बात यह है कि जिस पार्टी में रहे हो, जिस पार्टी ने वजीर आला बनाया हो, जिसके साथ आपका एक टाइम गुजरा हो, जिसके आप बदल रहे हो, तो ये बातें बाद में मुनासिब नहीं रखती हैं। तो मैं समझता हूँ, और कबायली इशू एग्रीमेंट हुआ और एग्रीमेंट होने के बाद जो उसने शक्ल इख्तियार की उसके सामने है।
और अफसोसनाक है, मगर पॉलिटिकल पार्टीज में ऑब्वियसली एक लेकिन तारड़ साहब, आज पीडीएम की वजह से आपने अख्तर मेंगल साहब को खुश करने के लिए या उनको अकोमोडेट करने के लिए आपने अपने पुराने साथी जो PMLN के सदर भी रहे, जो नवाब ऑफ झालावान भी हैं, जो आपके चीफ मिनिस्टर भी रहे 2.25 साल तक, आपने उनको कुर्बान कर दिया। देखिए, कुर्बान तो उस वक्त मालिक साहब को किया था नेशनल पार्टी के। आपको याद होगा कि बलूचिस्तान हुकूमत के लिए मुआहदा हुआ था, हमारी मेजोरिटी थी, मगर हम समझते थे कि नेशनल जमातों को वहां पे नुमाइंदगी मिलनी चाहिए और एक फॉर्मूला तय पाया था जिसके तहत मालिक साहब वहां के वजीर आज़म बने 2.5 साल के लिए। 2.5 साल के बाद हमारी बारी आई और उसके बाद चीफ ऑफ जलावान, जिनका आपने नाम दिया सनाउल्लाह जहीर का, उनसे वादा किया गया था और मालिक साहब को रिक्वेस्ट की गई, नेशनल पार्टी से नेगोशिएशन करके इनको वजीर आज़म बनाया गया। और वजीर आज़म बनने के बाद वो प्रेशर ना ले सके, जब प्रेशर ना ले सके तो नो कॉन्फिडेंस भी फेस नहीं करना चाहते थे और उन्होंने जिस तरह रिजाइन किया, पार्टी ने उस वक्त उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, हालांकि पार्टी लीडरशिप उस वक्त नहीं चाहती थी कि रिजाइन करें। रिजाइन करने के बाद लोकल सियासत को खैरबाद कह के ये दुबई में मुकीम हो गए और किसी पार्टी इजलास में, किसी पार्टी के किसी कन्वेंशन में इन्होंने हिस्सा नहीं लिया। सो मच सो के पीछे जब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई, इनको मैंने खुद इनवाइट किया, मगर ये वहां पे तशरीफ ना ला सके, बताया गया कि ये दुबई में है। तो पीडीएम को खुश करने की बात नहीं है। बीएनपी मेंगल एक बड़ी जमात है बलोचिस्तान की, उनकी नुमाइंदगी है, उनकी वहां पे एक अच्छा वो वोट बैंक रखते हैं, जमहूरी सोच के वो वहां पे उसको प्रमोट करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे उनको नुमाइंदगी मिल रही है या किसी जलसे पे उनको स्टेज पे बिठाया गया है तो इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग ग्रेटर कॉजेज के लिए अपने सियासी मुखालिफिन को बर्दाश्त करते हैं और उनके साथ गुजारा भी एक सियासी जमात में कर जाता है। बिल्कुल सही। अब्दुल कादिर बलोच साहब ने कॉल किया है जिसका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, तो एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक से वापसी पर निसार खोड़ो साहब से मैं पूछता हूँ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में कि क्या ये बात ठीक है। ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदेद। निसार खोड़ो साहब, अब्दुल कादिर बलोच साहब ने फरमाया कि आसिफ जरदारी साहब का और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का मुझे पैगाम मिला है पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत का, तो कोई भेजी है दावत आप लोगों ने? इसमें अचंभे की बात नहीं होनी चाहिए। ऐसी मूव्स कभी कभी आती है कि एक शख्स, एक पार्टी का ओहदेदार अपनी पार्टी को छोड़ता है, अपना ओहदा छोड़ता है और कहता है कि जी मैं अब लोगों से मशवरा करूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। उन्हीं मशवरों में दूसरी पार्टी के अरकान भी हो सकते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं, JUI भी हो सकती है, फलां भी हो सकता है, फलां भी हो सकता है। इसी तरह से अगर पीपल्स पार्टी का नाम अगर उन्होंने लिया है तो उसमें इतना ताजुब कहने की बात नहीं है। पार्टी ने भी अपना काम करना है, बलूचिस्तान में उसने भी आगे बढ़ना है और अगर ऐसी कोई ऑफर या ऐसी कोई इनविटेशन मिली है जनरल साहब को, अब्दुल कादिर साहब को, तो जवाब देना तो अब्दुल कादिर साहब पर है ना कि वो क्या जवाब देते हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें बहुत सी पार्टियां मुस्लिम लीग नून से निकल के PTI में चली गई, कभी PTI से निकल के अभी कोई इधर आ रहा है या किधर जा रहा है, तो ये होता तो रहता है। राइट अच्छा, कल इमरान खान साहब ने कुछ फरमाया, मैं चाहूँगा जरा वो भी आपको सुनाऊं। फिर एक बड़ी पुरानी, को 22 साल पुरानी एक मैंने आपकी फुटेज में देख रहा था आज, तो वो भी हमें मिली है, तो वो भी जरा आपको दिखाएंगे। खान साहब ने कल क्या कहा है। जो दो मेजर पार्टियों के सरबरा जरदारी और नवाज शरीफ 30 साल से एक दूसरे को कह रहे थे, वो कहता था वो करप्ट है, वो कहता था वो करप्ट है। जरदारी को जेल, नवाज शरीफ ने 2 दफा जेल में डाला, नवाज शरीफ के ऊपर केस जरदारी ने किए। आज दोनों इकट्ठे होके मेरे से NRO मांग रहे हैं। जी खोड़ो साहब, ये बात गलत है या ठीक कही है उन्होंने? हाँ जी, देखें जनाब, पता नहीं क्यों इमरान खान समझते हैं कि उनकी यादाश्त, बड़े लोग हो जाते हैं ना तो उनकी यादाश्त कमजोर हो जाती है। सही है। MRD में एक दूसरे की हिमायती पार्टियां नहीं थी, मुख्तलिफ ख्याल पार्टियां थी। MRD बनी, उन्होंने अपना सियासी कारकर्दगी दिखाई और उनको अप्रिशिएट किया जाता है।
ARD बनने से पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बना था जनरल मुशर्रफ के टाइम पे। मुस्लिम लीग, नून और पीपुल्स पार्टी 1988 से एक दूसरे के खिलाफ शायद हो सकता है चलती रही हों। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा ने कहा कि जो है ख़त्म होना चाहिए। सियासत में ज़ातियात पर दुश्मनी जो चली जाती है वो बुरी बात है। जरदारी साहब को अगर जेल में जाना पड़ा, 1990 में जाना पड़ा, 1997 में जाना पड़ा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं। लेकिन फिर भी हमने इस इत्तेहाद को और सारी पार्टियों को इकट्ठे मिलकर चलने की जो तरगीब देनी होती है कि हम कहते हैं कि हमारी खेती हमसे छीनी गई है, कम से कम खेती तो हम अपने कब्जे में ले लें। उसके बाद हमारी पता है कि हम भिंडी लगाएं, करेला लगाएं, कुछ भी लगाएं। सही है। ये तस्वर है जो अलायंसेस बनाता है। ये तस्वर है कि हमारी कलेक्टिव विजडम, जैसे असेंबली में कहते हैं ना, यूनानिमस रेजोल्यूशन की एक ज्यादा अहमियत होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये इसी तरह से ज्यादा पार्टियों का इकट्ठे मिलकर आवाज उठाने में ज्यादा अहमियत होती है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये बहुत पुरानी इमरान खान को गुस्सा नहीं करना चाहिए। ऐसा गुस्सा तो जनरल मुशर्रफ ने किया था। सही। अच्छा, ये ऐसा गुस्सा जनरल मुशर्रफ ने 2 घंटे तकरीर करके, सही मेरी बात सुन ले ना, मुझे काटे मत, दूसरों को भी टाइम दे रहे हैं तो मुझे भी टाइम दें। ये खफा होना जनरल मुशर्रफ से सीखे हैं इमरान खान। ये 2 मुखालिफ पार्टियां जो बड़ी पार्टियां पार्लियामेंट्री पार्टियां हैं और इमरान खान की सपोर्ट और उसकी अपोजिशन के बगैर हैं, अवाम पर भरोसा उन्होंने भी किया हुआ है, इनको आपस में करीब देखकर इमरान खान खफा क्यों हो रहे हैं? ये तो अवाम पर छोड़ दें ना, फैसला अवाम पर छोड़ दें। सही है। आप जो बैठ के कहते थे कि जी मैं उंगली के इशारे का इंतजार कर रहा हूं, उंगली का इशारा और सीटी बजेगी और उंगली उठेगी तो फिर ये होगा और ये होगा, आप किसकी सपोर्ट क्यों ले रहे थे? आप किसी की सपोर्ट क्यों ले रहे थे? क्यों अपने कंटेनर से उतर के उसके पास मिलने चले गए थे और वापस आके बड़ा खुशी खुशी ऐलान कर रहे थे? वो आप क्यों सपोर्ट कर रहे थे? आप सियासी पार्टी हो, कहीं और आप क्यों गए थे? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये इधर मैं कुछ दिखाना चाहूंगा। ये पीपल्स पार्टी को शिकायत थी PMLN से और नवाज शरीफ साहब से, और ये बहुत पुरानी फुटेज है, आज से को 23-24 साल पुरानी फुटेज होगी, जिसमें निसार खोड़ो साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, इसमें ताज हैदर साहब हैं, इसमें कायम अली शाह साहब भी, खैर अब तो बहुत एज है लेकिन तकरीबन शक्ल उन्हीं से मिल रही है कायम अली शाह साहब से। तो जरदारी साहब के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया PMLN ने कि टॉर्चर किया जेल के अंदर जरदारी साहब पे, और राना मकबूल साहब जो भी सेनेटर हैं, उस वक्त वो IG सिंध थे, तो ये एक जरदारी साहब का लिबास है, उनका कुर्ता और शलवार पाजामा जिसके ऊपर खून का निशानात है। तो ये पीपल्स पार्टी के जो लीडरशिप थी वो दिखा रही थी मीडिया को। तो ये खोड़ो साहब आप भी तशरीफ़ रखते हैं वहाँ पे, तो लोग असल में ये जानना चाहते हैं कि इतने एक्सट्रीम पे जब आप चले जाते हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो फिर वापस जब आप आते हैं तो लोग कहते हैं कि भाई ये क्या है, पहले क्यों गए थे और अब क्यों ऐसा हो रहा है? मैं यही बात तो कर रहा हूं, सियासत को कमजोर इदारे कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन 8 इलेक्शन के बाद भी शफाफ इलेक्शन नहीं कर पा रहा है, तो एक दूसरे के साथ चिढ़ बढ़ जाती है। इतना टाइम गुजरने के बाद भी अभी तक हम 0 पे अगर खड़े हैं, हमारी जगह साई हो रही है। इसमें इतनी सारी जज्बाती चीजें आ जाती हैं। अभी क्यों अमेरिका के बारे में बोल रहे हैं? 5 दिन हो गए हैं जी, रिजल्ट नहीं आए, 5 दिन हो गए हैं, रिजल्ट नहीं आए, 5 दिन हो गए हैं, हिजान पैदा हो रहा है, लोग तैयारी कर रहे हैं, सिविल वॉर की बातें कर रहे हैं। यहाँ जनरल मुशर्रफ के जमाने में कराची में लोकल बॉडी इलेक्शन हुए, उसके 12 दिन नताइज नहीं आए। ये सारी चीजें जो हैं इस इदारे के सवाल करती हैं कि ये इदारा ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। अभी RTS का उन्होंने खुद अनाउंस करके क्यों कहा कि जी फेल हो गई। बिल्कुल ठीक। अच्छा, आपने जज्बात की बात की, तो अली अमीन गंडापुर साहब ने भी जज्बात में कोई बात कुछ फरमाया है, वो मुनासिब है नामुनासिब है, क्या है, क्या उन्होंने कहा? मरियम कंपेयर पे आई हुई है, ये भी सुन लो, ऑन रिकॉर्ड सुन लो, खूबसूरत तो है, मैं सच बोलूंगा, लेकिन ये भी सुन लो कि आपके टैक्स के पैसे से नवाज शरीफ की 2 हुकूमतों में करोड़ों रुपए की सर्जरियां कराई हैं इसने अपने आप को ठीक करने की। ये खूबसूरती भी आपके पैसों की है, ये आपका माल है। जी फारूक हबीब साहब, एक वफाकी वजीर को गिलगित बल्तिस्तान में खड़े होकर ऐसी ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए, और बहुत सारे तरीके हैं तनकीद के, करप्शन पे बात कर लें, चोरी डकैती का जो बयानिया है, ये कहना चाहिए।
देखें, पहली बात तो ये है, मैं इस पे भी आ जाता हूँ, लेकिन जो आपने अब्दुल कादिर बिलोच साहब के हवाले से बात की थी, तो यकीनन जो है वो पीपल्स पार्टी जो है वो नून लीग की विकटें गिराने लगी हुई है। और मैं समझता हूँ कि अगर अब्दुल कादिर बिलोच साहब की तो सियासी वहाँ पर स्टैंडिंग है और सनाउल्लाह ज़हरी की, तो यही वजह है कि पीपल्स पार्टी जो है वो उनको अपनी जमात के अंदर शामिल करने की दावत दे रही है वहाँ पर। तो मैं समझता हूँ कि पीडीएम के ऊपर या बीएनपी मेंगल, जो अख्तर मेंगल साहब हैं, जो कल को हमारे बेंचेस में बैठे हुए थे, आज जो है वो इनके एक जलसे में चले गए हैं, मुस्तकबिल में वो क्या करेंगे ये भी सामने आ जाएगा। उसके ऊपर जो है वो पुराने दरीना साथियों को मौका के ऊपर छोड़ने की एक बहुत बड़ी मौका परस्ती जो है वो नजर आई है पीएमएलएन के अंदर, कि किस तरीके से वो अपने पुराने साथियों को छोड़ देते हैं। और उन्होंने और भी गौस अली शाह साहब का भी और बाकी लोगों के भी नाम लिए जो आपके सामने आए हैं, जो सनाउल्लाह ज़हरी साहब ने नाम लिए हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप अपनी जमात के लोगों को वहां पर ऑन करने को तैयार नहीं है, तो फिर आप लोगों के पास जो है वो किस तरीके से जा रहे हैं? आपके बनाए हुए वजीर आला थे ना, आपने उनको वजीर आला बनाया था, एक सूबे के वजीर आला रह चुके हैं। और मैं समझता हूँ कि देखें, इंतखाबी जलसों के दौरान भी, और मैं समझता हूँ कि जब कभी हम टीवी पे भी हों, निजी महफिलों में भी हों, तो मैं समझता हूँ कि हमें जो है वो जू मानी गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। हमें तमाम पॉलिटिकल जमातों में कोई भी शख्स हो, पार्लिमानी जो है वो अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अगर आपने कोई बात करनी है तो अगर आपके अल्फाज का चुनाव अच्छा होगा तो मैं समझता हूँ कि उसका मैसेज भी जो है वो लोगों को अच्छा जाएगा। तो मैं इसको जो है वो कोई ना मैंने आपने सुनाया है मुझे, मैंने इससे पहले ये बयान नहीं सुना था, तो मैं तो जो है वो ये अभी बिल्कुल हालिया है, जो है फारूक भाई, ये अभी हालिया उन्होंने स्कर्दू में खड़े होकर फरमाया। जी, मैंने आपको यही कहा कि आपके तवस्सुस से ही मुझे ये बयान अभी सुनने को मिला है। तो मैंने तो आपको ये कहा कि हमें इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हम जिन अल्फाज में बात करें तो उन अल्फाज का चुनाव जो है वो अच्छा होना चाहिए। और ये किसी भी जानिब से हो, मैंने देखा है कि बहुत तरफ से जो है वो अतराफ से इस किस्म की जुबान जो है वो इस्तेमाल हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि इससे हमें सीखना चाहिए ताकि किसी और को भी मौका ना मिले और एक अच्छा मैसेज है। चलें, ये बहुत अच्छी बात है कि एक नौजवान रुकने कौमी असम्बली, अपने से एक निस्बतन उम्र में ज़्यादा, और जो वफाकी वज़ीर भी हैं, और फ़ारूक हबीब साहब जैसे लोग हैं जो असल में आइडियोलॉग हैं इमरान खान साहब के, जिन्होंने वाकई अपनी पार्टी के अंदर स्ट्रगल करने के बाद और मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजर कर इलेक्शन जीता और इस मुकाम पे पहुँचे। तो अगर ये लोग ऐसी सोच को कंडेम कर रहे हैं या ऐसे अल्फाज को कंडेम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अभी तहरीक इंसाफ के अंदर कुछ अखलाकियात जो हैं वो बाकी हैं। तो इमरान खान साहब को भी चाहिए कि वो अपने कम अज़ कम और लोगों के अगर ज़बान पे काबू नहीं करवा सकते तो कम अज़ कम अपनी कैबिनेट, जो कि हुकूमत की नुमाइंदा है और जो कि इमरान खान साहब की नुमाइंदा है, कम अज़ कम कैबिनेट में शामिल लोगों को तो ये इमरान खान साहब को कहना चाहिए कि वो ज़िम्मेदाराना गुफ्तगू करें। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का, आपसे मुलाकात होगी कल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।